हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ कल एक वीडियो शेयर की थी कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आने वाले 10 दिन में अलग अलग यहाँ पे वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करूंगी, जो कि आपकी आगामी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, ये जो 10 दिन की वीडियो सीरीज है इसका हम डे 1 यहाँ पे शुरू करते हैं। और डे 1 में मैं ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर करके चलूंगी कि आप ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया है, बट यहाँ पे आप फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हो, यानी कि अभी आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बेसिक से हम लोगों को एडवांस तक सारी चीजें समझनी है। अगर हम कोई टॉपिक यहाँ पे समझ रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी, इसके अलावा साथ में इसके ट्रिक, यानी कि ऐसे ट्रिक जिनकी मदद से आप इन प्रश्नों को जल्दी हल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा आप देने वाले हो उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो पहले आपका 2011-12 में पूछे जाते थे वो अब नहीं पूछे जाते। यहाँ पे आपके स्टेटमेंट आधारित प्रश्न, असर्शन, रीजन हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये यहाँ पे पूछे जाते हैं। इन सभी तरीके के क्वेश्चंस को, इन सभी कॉन्सेप्ट को, इन सभी ट्रिक को आने वाली क्लासेस में मैं कवर करूंगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की, तो देखिए यहाँ पे आज की इस वीडियो से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने सेल्फ नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनको कंसिडर करके आप यहाँ पे कॉमन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है ये क्लासेस से। अब देखिए, डे 1 में जो मैं क्लास यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ ये मैं सीडीपी से शुरू करूंगी, यानी कि हमारी बाल विकास से यहाँ पे क्लास शुरू होगी। अब देखिए, सीडीपी से स्टार्ट करने का रीजन क्या है। सीडीपी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका पेपर 1 में भी पूछा जाता है, पेपर 2 में भी पूछा जाता है। चाहे आप यहाँ पे सोशल साइंस कैटेगरी से हो, चाहे आपने साइंस या मैथ्स फिल किया है, दोनों में ही आपका यहाँ पे जो सीडीपी होता है ये हमसे 30 अंकों का पूछा जाता है। और सीडीपी तो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आपका यहाँ पे एक अच्छी पकड़ बन जाती है तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे स्कोर कर लेते हो। अब देखिए, सीडीपी को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं, वहां से स्टार्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ थ्योरी है जो कि आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। अब इन थ्योरी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ट्रिक भी डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों के ये टॉपिक अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर हो जाए। तो देखिए, थ्योरी और ट्रिक हम साथ में यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सीडीपी को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों का जो अप्रोच होगा, जो आप लोगों का तरीका होगा, वो किस तरीके से होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर, यानी कि आपको बाल केंद्रित तरीके से प्रश्नों को हल करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपका जो अप्रोच होगा वो कैसा होगा कि हमें बच्चे के हित में ऑप्शन को टिक करना है, यानी कि ऐसा ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहा हो, यानी कि सकारात्मक रूप से बच्चे की भलाई के लिए चीजें की जा रही हो, वो ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। साथ ही साथ कुछ हमारे टैग वर्ड्स होते हैं जो कि मैं इन क्लासेस के बीच में आपके डिस्कस करते रहूंगी। इनकी मदद कहाँ मिलती है, इनकी मदद हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद मिलती है, यानी कि कुछ ऐसे नेगेटिव शब्द या फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव शब्द होते हैं जिनकी मदद से हम ऐसे ऑप्शन को देख सकते हैं जो कि हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए, इन सभी तरीके से आपकी सीडीपी जो है ये काम करती है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा ये डे 1 है और इनमें मैं आप लोगों की जो सीटेट परीक्षा का कंप्लीट सार है ये मैं आपके साथ लेके आऊंगी, जैसे मैंने कहा। तो देखिए, थ्योरी हो गया, अप्रोच हो गया, और साथ ही साथ ये जो आपके सीबीटी लेवल में जो हमारे ये क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। जो अगर थ्योरी बेस आपके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वो लेंदी क्वेश्चन दिखेंगे, यानी कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम खास करके सीडीपी की बात करें तो आपके असर्शन और स्टेटमेंट आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज यहाँ पे तैयार करनी है। इसके अलावा कुछ आपके जैसे कि मैच द फॉलोइंग होते हैं, और मैच द फॉलोइंग तो काफी आसान होता है। मैच द फॉलोइंग क्यों आसान होता है, अगर आपने कुछ एक पॉइंट अच्छे से पकड़ लिया तो आपके वहां पे ऑप्शन जल्दी आपको मिल जाता है, जो कि अभी आपको ये चीज पता चलेगी। तो चलिए, आज की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मैं शुरू करती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो उन नोट्स की हेल्प से साथ में ये क्लासेस देखिए। अगर आप यहाँ पे खुद से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की तो इस
वीडियो से अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। यकीन मानिए कि ये 10 क्लास लेने के बाद उसके बाद आपके पास जो लगभग 8 से 10 दिन का टाइम बचता है, उनमें इसको रिवाइज करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप इजीली इस सीटेट परीक्षा को अच्छे से अच्छे अंकों से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके कुछ ट्रिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आप लोगों के लिए लिखते जाऊंगी कि अगर आपको ऑप्शन में ये चीज़ें मिले तो वही उस ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ अभी हमारे जो CBT मोड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं साथ के साथ आपके कवर करते जाऊंगी, ताकि आपके टॉपिक, ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन, ये तीनों चीजें यहाँ पे साथ के साथ कवर हो सके। तो चलिए जरा सबसे पहले जो हमारा CDP यानी कि बाल विकास का सबसे बेसिक चैप्टर होता है, जिसमें से आप मान के चलिए कि आपका 1 या 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाता है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। उस टॉपिक से हम ये क्लास, जो इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मैं शुरू कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहला टर्म जो आपके सिलेबस के अंदर हम लोगों को दे रखा है वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। सबसे पहले तो आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के अंतर से संबंधित क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। अगर हम अपने आसपास किसी एक छोटे से पौधे को देखें तो देखिए आप देखेंगे कि हफ्ता भर, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उसकी जो हाइट है और उसके जो नए नए शाखाएं यानी कि ब्रांचेस हैं वो बढ़ रही है। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि प्लांट का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए ये आपका मापा जा सकता है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये आपका यहाँ पे मापा तो जा सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, जो बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज होते हैं उसको आप यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। तो ये आपका यहाँ पे क्वालिटेटिव भी होता है प्लस क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी कि जो आपके गुणात्मक भी होते हैं और मात्रात्मक भी होते हैं। जबकि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखिए ये क्या है, सिर्फ आपका मात्रात्मक है, यानी कि ये हमारी क्वालिटी नहीं बताता, ये हमारी क्वांटिटी बताता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ग्रोथ होता है वो किसका होता है, वो सेल्स का होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उनका ग्रोथ होता है। अब इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर आपका ग्रोथ पूरा का पूरा समाया होता है, यानी कि जब आपकी बॉडी डेवलप करती है, जब आपका जो शरीर है ये विकसित होता है, तो उसकी वृद्धि भी हो रही होती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये जो आपका ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट माना जाता है। अब देखिए इसके अलावा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बहुत बारी पूछा जाता है, जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके का होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है ये आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। ये पॉइंट तो आप यहाँ पर इसको स्टार मार्क डाल के रख लीजिएगा कि ये कैसा होता है, आपका बहुआयामी होता है। इसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, ये कई बारी आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए मैंने अभी कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए कि ग्रोथ क्या है। तो देखिए ग्रोथ क्या है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, यानी कि ये आपका मात्रात्मक होता है। और ग्रोथ किसका होता है, सेल्स का होता है। ये आपका एक्सटर्नल होता है, यानी कि इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, बाह्य है, यानी कि हमें बाहर से ये चीज दिखाई पड़ती है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है ये कैसा होता है, ये आपका एक तरीके से आपकी जो क्वालिटी में, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो चीज तो होती है, और साथ ही साथ इसको हम यहाँ पे मेजर भी कर सकते हैं। मतलब कुछ पार्ट यहाँ पे मेजर किया जा सकता है और कुछ पार्ट यहाँ पे आपका एक तरीके से आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आए उनको देख के बताया जाता है। इसके अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही कहते हैं। अब देखिए जो आपका ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और जो डेवलपमेंट है ये कैसा है, मल्टी डायमेंशनल है। अब देखिए ये तो आपको मैंने मेन डिफरेंस बताया
किसके बीच में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है। ग्रोथ जो होता है स्टॉप हो जाता है एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम में ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है ये कैसा होता है, डेवलपमेंट आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती, ये जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये आपका मेन डिफरेंस हो जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब आपको पेपर के लिए क्या ट्रिक याद रखना है, अब देखिए ये तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे जेबीटी किया होगा या फिर आपने बीएड किया होगा तो आपने ये डिफरेंस तो वहां पर भी पढ़े होंगे, बट क्या आपकी सीटेट की परीक्षा में ये डिफरेंस यानी कि ये अंतर पूछा जाता है या फिर इससे बाहर से भी कुछ पूछा जाता है? तो देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट क्या है, यानी कि विकास क्या है, ये आपका क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। बहुत सारे क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ये शब्द मिल जाएगा मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुआयामी। अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो आपको ये चीज पता चलेगा कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, बहुआयामी होता है। सबसे पहले आप ये याद रखोगे। इसके अलावा आपको जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे हमारा जो विकास का जो क्रमिक पैटर्न होता है इससे संबंधित क्वेश्चन 110% अगर आपका मल्टी डायमेंशनल वाला एरिया ना पूछा जाए तो ये वाला आपका जो सिद्धांत है ये पूछा जाता है, जो कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सीमोडेस्टल। ठीक है भाई, ये जो सेफेलोकॉर्डल होता है, प्रॉक्सीमोडेस्टल होता है, दोनों का ही आपका पैटर्न आपके पेपर में पूछा जाता है। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है कि बच्चे के सर में पहले बच्चे का यहाँ पे पकड़ बनता है, बैलेंस बनता है। तो यहाँ पे आपका किस तरीके से चलता है, ये हेड टू टो। इसको याद रखने का तरीका क्या है, CEP, यहाँ पे ये जो शब्द है इसकी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, आप इसे CAP से याद रखिए, यानी कि कैप। और कैप कहाँ पहनते हैं, कैप हम सर में पहनते हैं। तो बच्चे का जो विकास होगा वो सर से पैर की तरफ होगा। और जो प्रॉक्सीमोडेस्टल है वो क्या होता है, अगर आपने देखा होगा और आपको ये पता होगा तो देखिए जब बच्चा मदर वॉर्म में होता है, सबसे पहले जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 6 वीक के अंदर बच्चे की सबसे पहले हार्ट बीट सुनाई देती है। हार्ट बीट सबसे पहले डेवलप होती है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे पहले डेवलप होता है और उसके बाद ये क्या होता है, हमारी बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो प्रॉक्सीमोडेस्टल क्या है, सेंटर टू एक्सट्रीम पार्ट आपके डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से ये जो मैं ट्रिक वाली चीजें लिख रही हूं यहां से तो आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो डेवलपमेंट होता है यानी कि जो विकास होता है ये बहुआयामी होता है। तो देखिए जब हम इसके कई सारे आयाम पढ़ते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हम 2 स्किल्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम ग्रॉस मोटर स्किल और एक पढ़ते हैं हम फाइन मोटर स्किल। तो दोनों के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर 2 से 3 सेट में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइन मोटर स्किल के आपको उदाहरण यहाँ पे छांटने थे, ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण छांटने थे। फाइन का मतलब क्या होता है, फाइन का अगर मैं नॉर्मल मतलब देखूं तो इसका मतलब होता है बारीक, यानी कि जब छोटी चीजों में बच्चों का पकड़ बने, जैसे कि ये पेंसिल को पकड़ना। तो इस तरीके से जो आपकी स्मॉल मसल्स पे जब आपका पकड़ बन जाता है तो उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। इसके अलावा देखिए अब मैंने पेंसिल को पकड़ा या स्केच को पकड़ा तो मैं अच्छी तरीके से इसे होल्ड कर रही हूं अपनी उंगलियों की मदद से, पर अगर मुझे एक बड़े से बॉल को पकड़ना होगा तो मैं पूरे अपने आर्म्स की मदद लूंगी। तो ये होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, जो कि लार्ज स्किल को, लार्ज चीजों को कंटेन करता है, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये आ जाता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल में। और पेंसिल पकड़ना, ये सारी चीजें आपके आ जाती है फाइन मोटर स्किल में। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस देखा और मैंने क्या कहा
कि इससे संबंधित यहाँ पे कुछ मैंने चीजें लिखी हैं। देखिए ये चीजें आप नोट डाउन करें ना करें, जो चीजें मैं यहाँ पे लिखवाऊं उनको एक वाइट शीट में लिखते जाइए। जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपका इन सारे चैप्टर्स का, वो मैं ट्रिक के फॉर्म में यहाँ पे लिखते चले जाऊंगी। और जो मैं ये चीजें लिख रही हूँ, आप यकीन मानिए कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर का सेट खोल के देखिए, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, इनमें से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए जरा मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाती हूँ जो कि इन चीजों से पूछे गए हैं, और उसके बाद हम आगे की जो थियोरी है, आगे के जो ट्रिक है, फिर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक डिस्कस किया था। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि हमारा चाइल्ड सेंटर क्लासरूम से यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सीडीपी की बात करें तो जरूरी नहीं है कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़ी है, सिर्फ उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आप रीडिंग के दौरान भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ अभी टैग वर्ड को जिक्र किया था। टैग वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द जो कि ऑप्शंस को आपको या तो ढूंढने में मदद करेंगे या तो फिर एलिमिनेट करने में मदद करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं। और देखिए जब हमारे सामने ऐसे स्टेटमेंट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको एक एक ऑप्शन को, एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे बता रखे हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है जो हमारी बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए। पहला यहाँ पे शब्द आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे संसाधन होने चाहिए, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेस होने चाहिए। जितने ज्यादा रिसोर्सेस, जितने ज्यादा संसाधनों का आप प्रयोग करोगे, उतनी आपकी कक्षा जो है, उतनी आपकी क्लासरूम जो है वो इंटरैक्टिव होगी। अब देखिए सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाने से बात नहीं चलेगी, जितने ज्यादा हम रिसोर्सेस का प्रयोग करेंगे उतने ज्यादा बच्चे हमसे इंटरैक्ट हो पाएंगे। तो ये तो यहाँ पे सही है। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएं तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम यहाँ पे समूह बनाएं, यहाँ पे ग्रुपिंग करें, तो वो किस तरीके से होना चाहिए, उनमें लचीलता होनी चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम बच्चों के जो ग्रुप हैं ऐसे बनाएं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके जो स्मार्ट बच्चे हैं वो एक तरफ और जो एवरेज बच्चे हैं वो एक तरफ, जो बिलो एवरेज हो वो एक तरफ। हम यहाँ पे ग्रुप को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि हम हर कैटेगरी के एक एक बच्चे को आपका साथ में इंक्लूड करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन हमारे यहाँ पे परीक्षा में भी होना चाहिए, हमारी क्लासरूम में भी होना चाहिए, ग्रुप में भी होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाता है। इसके अलावा तीसरा अगर आप ऑप्शन पढ़ते हो तो यहाँ पे बोल रखा है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है वह एकमात्र आधार होनी चाहिए, यानी कि जो टेक्स्ट बुक हो वो ओनली रिसोर्स हो। जिस ऑप्शन में आपको ओनली, एकमात्र या फिर केवल जैसा शब्द मिल जाए वो हमारे नेगेटिव शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को तो आपको टिक नहीं करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा अगर हम चौथे ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि हमारे जो छात्र हों, जो हमारे चिल्ड्रन हो, वो कैसे हो, वो सक्रिय भागीदारिता दिखाते हो, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। हमें बच्चों को एक्टिव बनाना है ताकि आपके जो स्टूडेंट है वो फ्यूचर में जाके सक्सेस पाए। तो देखिए इस हिसाब से ये भी सही है। ऐसे ऑप्शन को आपको ढूंढना है जिसमें 1, 2 और 4 यहाँ पे दिया हो, जो कि आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैंने आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई टॉपिक यहाँ पे उठाया, ना मैंने आप लोगों का कोई थ्योरी यहाँ पे उठाया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके टैग वर्ड की मदद से हल होते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी आपके साथ वृद्धि एवं विकास टॉपिक डिस्कस किया था, तो चलिए उसके कुछ आपके जो क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं सीबीटी मोड में, उनको जरा डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक को भी कवर करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बस आपको इतना करना है। अब चलिए हम आगे बढ़े। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे 2 और क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो कि हमें विकास यानी कि डेवलपमेंट से यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमारे सीबीटी मोड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें यहाँ पे बोल रखा है जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, इसकी जो दिशा होती है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में किस में होती है। अब देखिए आपने यहाँ पे सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडेस्टल पढ़ा है, पर यहाँ पे ये एक शब्द दे दिया कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में किसके अंदर होता है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं जो कि आपने टर्म यहाँ पे सुने हुए हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया। ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपका होता है, ये क्या होता है, जो चीज लंबाई में आपकी बात की जा रही है,
देखिए लॉन्गिट्यूडनल में ये जो लॉन्ग शब्द आ रहा है ये लंबाई के लिए आ रहा है, और लंबाई में आपकी कौन सी आपकी पैटर्न होती है ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें आपका जो विकास होता है वो आपका सर से यानी कि हेड टू टो होता है। ये किसके अंदर होता है, तो आप यहाँ पे कहेंगे ये आपका सेफेलोकॉर्डल में होता है, शीर्षगामी सिद्धांत के अंदर होता है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है। देखिए आपके क्वेश्चंस वही हैं बट थोड़ी सी लैंग्वेज को यहाँ पे चेंज कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचने के लिए समय लग जाए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ जो ट्रिक डिस्कस किए थे उसमें मैंने बताया था कि कई ऑप्शन में आपको ये चीज मिल जाएगी, जो विकास है जो डेवलपमेंट है ये कैसा है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको छांटना है। अब देखिए अगले ऑप्शन में बोल रखा है जो डेवलपमेंट है आपका कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए जब आपका विकास हो रहा होता है तब आपका जो समाज है, जो संस्कृति है, जो आपके घर का परिवेश है यानी कि जो आपका होम एनवायरमेंट है, हर चीज का फर्क पड़ता है। आपके अनुवांशिक कारक यानी कि आपके हेरिडिटी, आपका एनवायरमेंट, हर चीज का यहाँ पे आपके विकास में फर्क पड़ता है। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा है क्योंकि आपको गलत ऑप्शन कोई छांटना है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यानी कि विकास कैसा है, एक जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। ये मैंने बताया था, जो विकास होता है ये आपके जन्म से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। इस हिसाब से ये ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना है। अब लास्ट है डेवलपमेंट फॉलो पैटर्न। अभी हमने क्वेश्चन देख लिया कि डेवलपमेंट जो है आपके दो अलग अलग तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है कि डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज यानी कि जो विकास होता है इसका सांस्कृतिक परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है क्योंकि गलत ऑप्शन को छांटना है, तो इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। आई होप अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं वीडियो में तो आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा होगा। और देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये चीज आप पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार समझ रहे हैं, पर हाँ एक फाइनल रिवीजन या फिर एक फाइनल स्ट्रोक या फिर कुछ नया सीखने को आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी से आपने तैयारी शुरू की है, आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है पर टाइम कम है, तो देखिए सीटेट परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस आपको एक जगह पे मिल जाएगा विद हैंड रिटन नोट्स जो कि मेरे द्वारा लिखे गए हैं। आप इस नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसमें आपको कितना अमाउंट पे करना है प्लस सीबीटी क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं। अब हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग स्टेजेस को तो देखने वाले हैं, बट स्टेजेस से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहती हूँ जो कि आपके किसके हैं, डेवलपमेंट के हैं, जिसके विकास के हैं। अब देखिए अगर हम विकास के सिद्धांतों की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो पहला सिद्धांत होता है वो है निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो आपका विकास होता है ये आपकी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसीलिए विकास को, डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं, जो कि अभी आपने एक क्वेश्चन में देख लिया था, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, पहला सिद्धांत। इसके अलावा इसके पैटर्न से संबंधित अभी हमने क्वेश्चन भी किया और थियरी भी की थी, और पैटर्न क्या था, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडेस्टल। ठीक है जी, दोनों में क्या फर्क था आप लोग मुझे साथ में बताएंगे। जो सेफेलोकॉर्डल है वो सर से लेकर आपका पैरों तक यानी कि हेड टू टो आपका चलता है, और प्रॉक्सिमोडेस्टल जो है आपका सेंटर से लेकर एक्सट्रीम तक चलता है, यानी कि आपके जो आपका मिड पार्ट होता है इससे आपका एक्सट्रीम पार्ट तक डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब हम बच्चे के विकास को देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी कि जो हमारे बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है इसको भी ध्यान में रखना है कि हर बच्चा अलग है। हमें इस चीज को ध्यान में रख के बच्चे को शिक्षण कराना है, बच्चे को चीजें सिखानी है। इसके अलावा जो आपका डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है या फिर लीनियर होता है। तो देखिए जो हमारा जो विकास होता है ये स्पाइरल होता है यानी कि चक्रीय होता है, या आपका लीनियर नहीं होता, स्ट्रेट नहीं चलता, ये आपका
चक्रीय तरीके से आपका चलता है। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। साथ ही साथ हम लोगों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी है ताकि बच्चे का विकास हो। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में बन जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टेजेस लिखे हैं। स्टेजेस आपको पता होने चाहिए विकास के। यहाँ पे अगर मेनली देखें तो हमारी 4 स्टेज हैं। 4 स्टेज में से जो चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था होती है, इसको यहाँ पे अगेन 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपका है गर्भावस्था, जो कि है आपका प्री नेटल पीरियड। जो समय बच्चा जो है माँ के गर्भ में बिताता है, यानी कि ये जैसे ही आपके बच्चों के जो सेल होते हैं वो बनने लग जाते हैं, उससे लेकर 9 महीने का जो समय होता है जब बच्चा गर्भाशय में बिताता है यानी कि मदर वॉर्म में बिताता है, उसको यहाँ पे प्री नेटल पीरियड के अंदर रखा गया है। इसके अलावा अगला है यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज, जिसको शेषावस्था बोलते हैं, जो कि जैसे ही जन्म शुरू हो जाता है, जन्म से लेकर 2 साल तक ये अवस्था आपकी चलती है, जो कि सबसे आदर्श काल, सबसे आइडियल पीरियड माना जाता है कोई भी चीज को सीखने का। अगर आपको कोई भी भाषा सिखानी है, कोई भी नई चीज सिखानी है, तो इसमें बच्चा बहुत जल्दी चीजें सीखेगा। बच्चा आपको नकल करता है, बच्चा दूसरों को समझता है यहाँ पे अपने सेंसेस की मदद से, अपने इंद्रियों की मदद से वो चीजों को समझ रहा होता है। इसके अलावा अगला जो स्टेज आता है वो आपका यहाँ पे 2 साल से शुरू हो जाता है। तो देखिए जो कि आपका है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, आपका उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि आपका अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है ये 2 से लेकर 6 वर्ष तक का होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा खिलौने के साथ ज्यादा समय बिताता है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसका दूसरा नाम कई बार पूछते हैं, तो इसका दूसरा नाम है टॉय एज। ठीक है जी। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। बच्चा यहाँ पर अपनी चीजों को किसी और के साथ यहाँ पे शेयर नहीं करता। बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्टून देखता है, एनिमिज्म यहाँ पे शो करता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर। ये आपका अर्ली चाइल्डहुड, इसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, यानी कि स्कूलिंग अभी शुरू नहीं होती। इसके अलावा अगला है मिडिल चाइल्डहुड, जो कि आपका 6 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। ये बच्चे का एक स्कूल एज होता है। इसको जो मिडिल चाइल्डहुड होता है, इसको यहाँ पे हम गैंग एज भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा गैंग में अपना खेलना पसंद करता है, यानी कि गर्ल्स के अलग ग्रुप होते हैं, बॉयज के अलग ग्रुप होते हैं। बच्चा खेलने में बहुत ज़्यादा समय बिताता है। बच्चा यहाँ पे संरक्षण सीखता है, कंजर्वेशन सीखता है चीज़ों का। तो ये सारे क्वालिटी किस में आता है, मिडिल चाइल्डहुड में। इसके अलावा अगला है अडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, जिसको एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉम एंड एक तरीके से यहाँ पे एक ऐसा पीरियड माना गया है जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इन स्टेज के बच्चे को यहाँ पे टीनेजर भी बोलते हैं, टीनेज बच्चे बोलते हैं, जो कि 13 से लेकर 18 वर्ष तक के बीच के बच्चे होते हैं। अब देखिए इनके बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इनके आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो कई बार ये अपने अंदर के चेंजेस से भी परेशान होते हैं, अपने आसपास के चेंजेस से भी परेशान होते हैं। इस एज में बच्चों में प्यूबर्टी आती है, जो यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, गर्ल्स में भी बॉयज में भी, गर्ल्स में थोड़ा पहले, बॉयज में थोड़ा बाद में। तो इस तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया हमारे प्रिंसिपल्स और स्टेजेस को। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके पेपर में इस बार पूछे गए थे, तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। एक वर्ड है क्राइंग, एक वर्ड है कूलिंग और एक वर्ड है बबलिंग। देखिए ये हमारे लैंग्वेज के फेज माने जाते हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो जैसे ही बच्चा छोटा होता है, तो देखिए जैसे पैदा होता है तो अपनी बात को वो सिर्फ रो के एक्सप्रेस करता है। उसको भूख लग रही है तो वो रो रहा है, उसको यहाँ पे पॉटी आ रही है तो वो रो रहा है, मतलब उसको किसी भी तरीके की परेशानी है तो वो रो के बताता है। तो ये आपका कहलाता है क्राइंग का स्टेज। इसके बाद जब बच्चा 5 से 6 वीक का होता है, तब बच्चा यहाँ पे बलबलाना शुरू करता है, मतलब अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसको बोलते हैं कूलिंग यानी कि कूकना। इसके बाद यहाँ पे आता है जब बच्चा 5 से 6 महीने का हो जाता है, तब बच्चा 2-2 शब्द आपके मिला के, यानी कि 2 वर्ड फेज भी बोलते हैं इसको, जिसमें बच्चा 2-2 शब्द मिला के यहाँ पे कुछ शब्दों को प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है। तो इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने ये टर्म यहाँ पे ऐड किए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ इनके डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे दो और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास के संदर्भ में यहाँ पे जो संवेदनशील अवस्था होती है इनमें से कौन सी होती है। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे स्टेजेस जब डिस्कस किए तब मैंने कहा कि हमारे मेनली 4 स्टेज हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल पीरियड। तो देखिए यहाँ पे तो बच्चे का भाषाई विकास होगा नहीं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा मिडिल चाइल्डहुड तक आते आते, उत्तर पूर्व बाल्यावस्था तक आते आते बच्चे का जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो हो चुका होता है। अडोलेसेंस भी आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चे का एक सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, एक संवेदनशील अवस्था मानी जाती है, जब बच्चे में यहाँ पे भाषाई विकास होता है, यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इस क्वेश्चन का आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि बच्चे के विकास के साथ साथ जो बच्चे के अंदर जो अलग अलग तरीके की स्पीच डेवलप होती है उनमें से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बोल रखा है कि 1.5 से लेकर 2.5 साल का जो बच्चा होता है, जो आपका दो शब्द मिला के वो जो सही से वो बोल पाता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ कुछ टर्म यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे कि क्राइंग। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्राइंग करता है और रो के ही अपनी चीजों को, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कूलिंग। ये आपका जैसे कि आप मान के चलिए कि 5 से 6 वीक में शुरू होता है कि वो अलग अलग तरीके के सॉफ्ट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था बबलिंग, जो कि 5 से 6 महीने में आपका शुरू होता है, जिसमें दो शब्द वो बोलने की कोशिश तो कर रहा है पर यहाँ पे क्लियरली सुनाई नहीं देता। बट यहाँ पे 2 वर्ड जब क्लियरली सुनाई देते हैं, वो भी 1.5 से लेकर 2.5 महीने के, 1.5 से लेकर 2.5 साल के बच्चे में, तो इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो आपका टेलीग्राफिक स्पीच, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके की स्पीच से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे जो बबलिंग है, इसके अलावा बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक मैंने जो टॉपिक, ये चीजें क्लियर किए, ये कवर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ लास्ट में मैं आप लोगों के साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट थियरी है उनमें से एक एक थियरी यहाँ पे कवर करते चले जाऊंगी, ताकि आपकी थियरी भी यहाँ पे कवर होते चले जाए। और इन थियरी के मैं आपके ट्रिक भी बताऊंगी कि कौन से शब्द आपको याद रखने हैं। तो देखिए सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट थियरी से हम शुरू करते हैं, जो कि वाइगॉट्स्की की आपकी थियरी है, जिसका नाम है आपका सोशियो कल्चर थ्योरी। तो देखिए इसको जरा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इसको जरा ट्रिक से भी करेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए इसे हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसका नाम ही पता होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने यहाँ पे हमें कोई भी स्टेज नहीं दी कि स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा कुछ नहीं दिया। इन्होंने ये बोला कि अगर बच्चे में भाषाई विकास करना है, बच्चे में अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बच्चे को हमें इंटरैक्शन देना पड़ेगा। किसके साथ इंटरैक्ट करवाना पड़ेगा, उनके समाज और उनकी संस्कृति के साथ, यानी कि लैंग्वेज और कल्चर के साथ। जब बच्चा जितना ज्यादा इंटरैक्ट होगा उतना ज्यादा उसमें भाषा यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो साथ के साथ मैं ट्रिक भी लिखते चलती हूं कि देखिए आपको अगर ये टर्म मिल जाए SC और L, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये 3 टर्म मिल जाएं और 3 में से कोई 2 टर्म भी मिल जाएं और पूछे कि इनके बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पे बात की, तो आप आंख बंद करके टिक लगा देना, ली वाइगॉट्स्की ने यहाँ पे हमें बात की है अपने सोशियो कल्चर थ्योरी के अंदर। इन्होंने कहा कि अगर एक बालक है और इसका आप विकास चाहते हो, तो आपको इसके समाज यानी कि इसकी जो सोसाइटी है उसमें इसकी संस्कृति और इसके हमें भाषा के साथ हमें चीजें लिंक करनी है। यानी कि इन्होंने बताया कि अगर बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, तो बच्चे की सोसाइटी,
कल्चर के साथ उसे यहाँ पे क्या करो, इंटरैक्ट करवा दो, और इंटरैक्ट करके उसके लैंग्वेज में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो इन तीनों की इन्होंने बात की, तो ये तीनों टर्म आप जरूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा जब भी आप इनकी थ्योरी पढ़े तो एक इस तरीके का एक ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ये ग्राफ है क्या, ये ग्राफ में 2 से 3 टर्म आपके यहाँ पे तैयार होते हैं। ZPD आपका ये बीच वाले एरिया को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला, जिसका पूरा नाम होता है यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका बर्थडे आया और उसको गिफ्ट में अभी यहाँ पे साइकिल मिली। अब देखिए, जब उसे यहाँ पे साइकिल मिली वो बहुत एक्साइटेड हुआ कि चलो बहुत बढ़िया है, अब मेरे पास साइकिल आ गई है, मैं साइकिल चलाऊंगा। बट उसको चलाना नहीं आता। बट उसको क्या क्या चीजें बेसिक आती हैं, तो आप कहोगे उसको रनिंग आता है, उसको जंपिंग आता है, जो बेसिक हमारी जो स्किल्स होते हैं वो उसको अभी आती है। ठीक है जी, ये स्किल्स आती हैं। अब उसको वो चीज सीखनी है। क्या सीखनी है उसको? साइकिलिंग यहाँ पे सीखनी है। अब जब वो साइकिलिंग सीखेगा किसी की हेल्प से, तो वो इस एरिया में एंटर कर जाएगा। तो यानी कि ZPD क्या होता है? ZPD एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बच्चा कोई नई चीज सीख रहा होता है, वो भी किसी की हेल्प से। और ली वाइगोट्स्की ने जो ये हेल्प होती है, हेल्प के लिए क्या टर्म यूज किया? यहाँ पे स्कैफोल्डिंग वर्ड यूज किया। तो बहुत बारी यहाँ पे स्कैफोल्डिंग शब्द के बारे में पूछा जाता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? ये हेल्प होती है या फिर क्लू होती है जो कि टीचर द्वारा या मोर नॉलेजेबल पर्सन द्वारा दी जाती है, और इसको हिंदी में हम पांड के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? हेल्प होती है जो कि किसके द्वारा की जाती है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा की जाती है। यहां जो ट्रिक साइड में जो शब्द लिख रही हूं मैं, इन शब्दों को तो आपको यहां बिठा लेना है कि अगर ली वाइगोट्स्की का क्वेश्चन आए तो हमें इन वर्ड को ढूंढना है और टिक लगा देना है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, यहाँ पे एस यहाँ पे क्या है? सोसाइटी यानी कि समाज। सी यहाँ पे क्या है? कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति। एल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लैंग्वेज यानी कि हमारी भाषा। इन तीनों के बारे में किसने बात की? इन तीनों के बारे में हमें ली वाइगोट्स्की ने यहाँ पे बात की। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि जब बच्चा कोई नया काम सीखता है और जिस एरिया में सीखेगा उसको क्या बोलेंगे? ZPD बोलेंगे। ये क्षेत्र होता है, ये एरिया होता है। और जो उसे मदद मिलेगी, जो हेल्प मिलेगी, क्लू मिलेगी, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया? इसके लिए यहाँ पे इन्होंने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया। स्कैफोल्डिंग किसके द्वारा दी जाती है? तो यहाँ पे आप कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दी जाती है। तो ये सभी टर्म यहाँ पे यूज किए थे। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म आपको बताएं। इसके अलावा जब हम ली वाइगोट्स्की की थ्योरी को पढ़ते हैं तो इन्होंने हमारी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए भी हमें अलग अलग पॉइंट दिए, जिसमें से एक वर्ड जो है जो बहुत ज्यादा फेमस है आपके सीटेट की परीक्षा में, जो कि है प्राइवेट स्पीच। यहाँ पे ली वाइगोट्स्की बताते हैं कि बच्चा सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, खुद को नियंत्रित करने के लिए खुद से क्लू ढूंढता है, खुद से बात करता है कि नहीं यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? इसके लिए इन्होंने प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग किया। और देखिए, ये जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इन टॉपिक के क्वेश्चन भी साथ में इसलिए कवर करवा रही हूँ ताकि आपके ये टॉपिक और एक क्वेश्चन साथ में अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर होते चले जाएं। अब देखिए, ये मैंने टॉपिक आपके साथ कवर किया और अब इस टॉपिक के तो कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि स्क्रीन में 1 बाय 1 लिखना मेरे लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपके स्क्रीन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे जो कि मैं आप लोगों के साथ इन्हीं ट्रिक से आप लोगों के हेल्प से सॉल्व करूंगी। थ्योरी अपनी जगह है, हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। बट सीटेट एग्जाम में जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनके हमें ऐसे ट्रिक समझने हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो जल्दी हल हो सके। तो चलिए, अब मैं डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में क्वेश्चन शो करूंगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज की डे 1 की क्लास है, आप लोग मुझे बताइएगा कि डे 1 की आपकी क्लास कैसे लगी। और अब जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें धीरे धीरे आपकी लेंथ बढ़ाई जाएगी ताकि आप लोग यहाँ पे कंसिस्टेंटली नई नई चीजें सीखें और ऐसी चीजें सीखें जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये चीजें आए और डायरेक्ट आपको मदद मिले। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इस टॉपिक के अभी क्वेश्चन करना बाकी है, तो सीधा आपके सामने क्वेश्चन देखेंगे। और अब मैं आपसे मिलूंगी कल
डे 2 के साथ, यानी कि दूसरे दिन के साथ, जिसमें हम कई सारे ऐसे नए टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि आप लोगों की सीटेट परीक्षा में आप लोगों को डर लग रहा है कि आप कैसे करेंगे, तो पहले तो ये फ्रीक्वेंटली क्लासेस लेते रहिए। दूसरा, अगर आपको फिर भी लगता है कि 1% चांस कि हम चांस नहीं ले सकते कि हम लोगों के 1 या 2 नंबर से ये पेपर रह जाए, तो आप सीटेट परीक्षा के पेड नोट्स भी ले सकते हैं, जो कि स्क्रीन में आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरे अमाउंट डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगी। अब आपके स्क्रीन में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, और ये डे 1 डे 2 की ये जो क्लासेस हैं, इनकी मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दूंगी। आप इन क्लासेस को देखिए, अपने एग्जाम को क्लियर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अब स्क्रीन में डायरेक्ट आपको वाइगॉट्स्की के जो सोशो कल्चर थ्योरी है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएंगे। चलिए, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जो कि हमारे लीव वाइगॉट्स्की की थ्योरी से हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इन क्वेश्चन को पढ़ें, तो देखिए मैंने जो आपको टर्म यहाँ पे ट्रिक के फॉर्म में बताए थे, उन टर्म को आपको यहाँ पे अपने माइंड में रखना है और इन प्रश्नों को यहाँ पे हल करना है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू ली वाइगॉट्स्की के अनुसार जो हमारे संज्ञानात्मक विचार होते हैं, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, वो किसके अंदर यहाँ पे आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हर किसी में सांस्कृतिक शब्द यहाँ पे लिखा गया है, पर मैंने आपको बताया था कि SCL आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका सोसाइटी, यानी कि जो समाज है, उसके बारे में बात नहीं की, यहाँ पे भाषा के बारे में बात नहीं की, यहाँ पे हमारे कल्चर की बात की है। तो कल्चरल टूल जो है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके डेरिवेटिव, यानी कि जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, साथ ही साथ सूचक हैं, इसके मोड्स हैं, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे। जो हमारे कल्चरल टूल होते हैं, यानी कि जो हमारे सांस्कृतिक औजार हैं, ये यहाँ पे करेक्ट बैठेंगे। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बताना है। अकॉर्डिंग टू ली वाइगॉट्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कि ली वाइगॉट्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो देखिए, वही SCL को आपको याद रखना है। तो S आपकी होती है सोसाइटी, यानी कि आपका सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा कल्चरल टूल, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे L जो है, यहाँ पे आपका लैंग्वेज, यानी कि भाषा के लिए होता है। तो ये तीनों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऐसा ऑप्शन जिसमें 1, 2 और 3 तीनों साथ में दे रखे हैं, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपका तीसरा ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आपके सामने कुछ टर्म्स लिखे थे ली वाइगॉट्स्की के थ्योरी के, SCL, इसके अलावा स्कैप फोल्डिंग हो गया, ZPD हो गया। इन्हीं सभी टर्म्स आपके यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की के थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू ली वाइगॉट्स्की, व्हेन टीचर मेक एडजस्टमेंट इन द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू चाइल्ड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज रेफर एज। यहाँ पे बोल रखा है कि ली वाइगॉट्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करती है। तो देखिए, यहाँ पे वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, सहायता दे रही है, या फिर आप कह लीजिए कि जो टीचर है वो यहाँ पे क्लू दे रही है, या फिर आप कह लीजिए कि हिंट दे रही है। और इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, इसके लिए यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की जो टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग, जिसको हम पांड के नाम से भी जानते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं बैठेंगे। आई होप आज का ये डे 1 का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। आपको इस एक सिंगल वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हो। आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी, उसमें ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा कवरेज यहाँ पे किया जाएगा, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल यहाँ पे कॉन्फिडेंट होके जाओ। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।